1987 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक छोटे से सेक्शन में बिहार की गुंडागर्दी और गरीबी के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। इंडिया टुडे ने भी उत्तर प्रदेश को कुछ ऐसे ही डिस्क्राइब किया था, उसके बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर और गरीबी के मामले में। आज 30 साल बाद आपको और हमको यही लगेगा कि ज़्यादा कुछ हालात नहीं बदले हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आज हम करेंगे एक रियलिटी चेक, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार बाकी राज्यों के मुकाबले पीछे रह गया और उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में। नाइनटीन 1960 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम के मामले में यूपी थर्ड लास्ट थी और बिहार सबसे लास्ट। 2014 में यूपी सेकेंड लास्ट थी और बिहार अभी भी लास्ट। अगर हम मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ इंडेक्स की बात करें तो यूपी और बिहार सिमिलर है कोंगो और मलावी कंट्री से, जो कि बहुत ही गरीब राज्य हैं। इनकी गरीबी का कारण एक रात में नहीं हुआ है, इनके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रीजंस हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करीब 25% भारतीय इन दो राज्यों में ही रहते हैं और बिना इनके डेवलपमेंट के कभी भी इंडिया को डेवलप नहीं किया जा सकता। रिसर्चर्स ने एनालाइज करके जो कारण बताए हैं उनमें से प्रमुख 5-6 कारण ही हैं। पहला, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तीसरा, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिससे मिनरल रिच स्टेट जैसे कि बिहार को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। चौथा, लैक ऑफ फंड्स फ्रॉम द फंड सेंटर। पाँचवा, पॉलिटिक्स ऑफ द टू स्टेट्स। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा 1960 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ब्रिटिशर्स मेनली लगान कलेक्ट करते थे जो कि किसानों को भरना पड़ता था, और इन लगान कलेक्ट करने के मेनली 3 तरीके थे, जिसमें जमींदारी सिस्टम यूपी और बिहार में सबसे कॉमन था। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा उन लोगों ने, क्योंकि फार्मिंग अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने किसानों पे लगान फिक्स कर दिया था, यानी कि बाढ़ आए या तूफान, उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ लगान देना ही पड़ता था। अब मुश्किल हालातों में किसान सही से लगान भर नहीं पाते थे, जिसके कारण जमींदार उनके ज़मीन को हड़प लेते थे, जिसके कारण देखा गया था कि कास्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही बढ़ोतरी हुई थी। रिसर्चर्स ने दिखाया है कि जो नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे वो भी इन जमींदारी सिस्टम के कारण ही स्टार्ट हुआ था। जहाँ की यूपी और बिहार में ये फिक्स था, जो लगान था वो फिक्स था, बाकी अदर सिटी जैसे कि मद्रास और बम्बई में ये फिक्स नहीं था। 1947 में ये एक्ट को रिमूव कर दिया गया था, लेकिन आज भी इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ज़मींदारी सिस्टम अभी भी नहीं हटा। 2002-2003 के डेटा को कंपेयर करें तो लगभग 33% लोग को बिहार में ना के बराबर ज़मीन थी और सिर्फ 15% लोग ऐसे थे जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन थी। मतलब कि जो मैक्सिमम लैंड है वो कुछ ज़मींदारों के हाथों में ही है, और मोस्टली जो ज़मींदार रहते हैं, जो ज़मींदार के फैमिली रहते हैं, वो या तो वो शहरों में रहते हैं या तो एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है ही नहीं, जिसके कारण एक प्रोडक्टिव फार्मिंग या फिर जो हेवी इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि बड़े बड़े मशीन और नई नई मशीन खरीदना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होते ही नहीं है, क्योंकि जो गरीब मजदूर रहते हैं वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। यहाँ तक कि अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो वो भी ना के बराबर है यूपी और बिहार में, क्योंकि सिर्फ 50% लैंड ही इरिगेटेड है बिहार में और 60% है उत्तर प्रदेश में, जबकि ये पंजाब में लगभग 90% है और गुजरात में 87% है। बिहार को एक मेजर एडवांटेज था उसके रिच मिनरल वेल्थ को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया था 1953 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को लाकर, जिसके तहत जो भी बिहार के मिनरल्स थे जैसे कि कोल, आयरन, स्टील और सीमेंट, इनके रेट्स सेम कर दिए गए थे पूरे कंट्री में, जिसके कारण कोई भी कंपनी को बिहार में आकर कंपनी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो किसी भी पोर्ट स्टेट में जैसे कि महाराष्ट्र, चेन्नई में इस्टेब्लिश कर सकता था और उनको इन मिनरल्स के लिए सेम ही रेट देना पड़ता था। टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया था कि वो बिहार में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया था। 1991 में इस पॉलिसी को इंडियन गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, लेकिन तब तक बिहार पहले ही बहुत ही पीछे छूट चुका था। उस पर्टिकुलर टाइम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगभग 16% थी वहीं बिहार में ये लगभग 2% के आसपास ही रह चुकी थी।
पोस्ट इंडिपेंडेंस मोस्टली हाई कास्ट रूल कर रहे थे इन दो राज्यों में, जिसके कारण जो लो कास्ट के लोग थे उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया, जिसके कारण बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठन हुआ, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जनता दल एक्सेट्रा। पर इन पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आने के बावजूद भी बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं देखा गया है। हाँ, 2014 के बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में एक कमी आई है, पर जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जिसका नींव रखा गया था बहुत साल पहले, वो आज भी एक हार्ड रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रही इन दोनों राज्यों में। अगर हम डेटा को कंपेयर करें तो 1991 से 2002 के बीच में उत्तर प्रदेश में लगभग 8 गवर्नमेंट चेंज हुई और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। और बिहार में 1961 से लेकर 1991 तक लगभग 20 गवर्नमेंट पावर में आई और किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। इससे हमको यही लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट ने पावर में, जो भी गवर्नमेंट पावर में आई, वो अपने कुर्सी बचाने पे ज़्यादा ध्यान देते थे बजाय एक प्रॉपर गवर्नेंस के। बिहार और यूपी को सबसे ज़्यादा कम फंड्स मिले हैं सेंटर से। 1951 से 2012 के बीच में पर कैपिटा के हिसाब से बिहार को सबसे कम फंड्स मिले व्हेन कंपेयर टू अदर स्टेट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स के टाइम में भी जो सबसे कम फंड्स मिलते थे ऑन ए नेशनल एवरेज, वो थे बिहार और उत्तर प्रदेश ही। अगर हम बात करें प्रोबेबल सोल्यूशन के, तो इन दो राज्यों में एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके कारण पहला गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी करेंटली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड्स को। इन दो राज्यों में लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। इसके कारण लैंड सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है, जिसके कारण गवर्नमेंट को लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना चाहिए और जो भी ट्रायल्स लैंड रिलेटेड हैं उसको स्पीड अप करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने आके हेल्प करना पड़ेगा फंड्स के मामले में बिहार को। बिहार का एक पुराना मांग है कि उसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक काफ़ी बड़ा राज्य है, इसलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कि हम उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं फॉर ए प्रॉपर माइक्रो मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के फर्स्ट टर्म के गवर्नमेंट में उन्होंने एक सेंटर स्टेज दे दिया था बिहार के डेवलपमेंट को, जब उन्होंने ग्रोथ रेट को 5% से 14% तक लेके गए थे। लेकिन अभी रास्ता बहुत ही लंबा है और 30 साल बाद, अभी से 30 साल बाद हम किसी भी अखबार में ये देखना नहीं चाहेंगे बिहार और यूपी के गरीबी के बारे में। जय हिंद।